नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी के जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम दोस्तों जनरल अवेयरनेस को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं वन बाय वन टॉपिक के साथ, जिसमें हमने दोस्तों भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं को हमने कवर कर लिया है। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें हमने 3 पार्ट में प्रश्नों को इंक्लूड किया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सीजीएल लेवल के प्रश्न हमने इंक्लूड किया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, और यदि आप सच में तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त लिपि थी। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कोई भी लिपि यहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिसका सही उत्तर हो जाएगा अनडिसिफेरेड। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को दोस्तों अभी तक पूरी तरीके से पढ़ा या समझा नहीं जा सका है। यह लिपि दोस्तों चित्रों और प्रतीकों के रूप में है, जिसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे दोस्तों अनडिसिफेरेड स्क्रिप्ट मानते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी भाषा अभिज्ञात नहीं हुई है। तो यहाँ पर कोई भी उत्तर यहाँ पर सही नहीं होगा। यदि आप देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी लिपि को लगाते हैं तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल से जाएंगे तो अनडिसिफेरेड यानी अपठनीय, कोई प्रकार की यहाँ पर लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ पाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल। सही उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन सी। लोथल दोस्तों जो कि गुजरात में स्थित एक प्रमुख हड़प्पा स्थल है। यहाँ से प्राचीन बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। यह स्थान जो है व्यापार और समुद्री गतिविधियों का केंद्र रहा है दोस्तों। यहाँ से जल निकासी प्रणाली और मतलब जो सीवेज सिस्टम मिला है, यहाँ का सीवेज सिस्टम बहुत अच्छा माना गया था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहीं से ही बंदरगाह का मतलब ऐसे माना जाता है कि प्राचीन बंदरगाह यहाँ पे थे। तो लोथल जो साइट है वहाँ पर इनके अवशेष मिले हैं। भारत में आक्रमण करने वाला पहला आर्य कौन माना जाता है? तो आक्रमण करने वाला दोस्तों यहाँ पर कोई भी आर्य नहीं थे, ना तो डेरिस, ना साइरस, ना मनु, यानी कोई नहीं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्य भारत में आक्रमणकारी नहीं थे, बल्कि वे दोस्तों मध्य एशिया में धीरे धीरे प्रवचन करने वाले आदमी थे। उन्हें स्थायी रूप से भारत में निवास किया और वैदिक संस्कृति की भी नींव डाली थी, और यह सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवास था। सैन्य आक्रमण इन्होंने नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर इनका आक्रमण माना नहीं जाता है। तो आर्यों ने भारत पर कभी भी आक्रमण नहीं किया है। इन्होंने केवल स्थायी रूप से भारत में निवास किया है, और इन्होंने ही वैदिक संस्कृति की भी नींव डाली थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा वेद यज्ञीय अनुष्ठानों के मंत्रों को समाहित करता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किए जाने वाले मंत्र और विधियों का संग्रह है। यह वेद मुख्य रूप से यजुर्वेद ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित किया जाता था, और इसमें कर्मकांड का विशेष वर्णन भी किया गया है। तो यहाँ पर यज्ञ के बारे में विशेषता दोस्तों यजुर्वेद में की गई है, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। धर्म और ऋतु की अवधारणा किस ग्रंथ से मिलती है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋतु को ब्राह्मण की नैतिक व्यवस्था के रूप में देखा गया है, जबकि धर्म को उस व्यवस्था के पालन के रूप में देखा गया है। यह दोनों वैदिक संस्कृति के मूल सिद्धांत थे दोस्तों, और समाज में इनका आचरण जो है इनका पालन करता था, इनका पालन अनिवार्य था। तो ऋग्वेदा में ऋतु और धर्म दोनों का अवधारणा मिलती है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैन धर्म का यदि रियलिटी में देखा जाए तो कोई सिंगल संस्थापक नहीं था, नो सिंगल फाउंडर। जैन धर्म की नींव ऋषभ देव से मानी जाती है, लेकिन अंतिम और सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थंकर महावीर थे। ऋषभ देव ने इनके जो है नींव डाली थी, नींव रखी थी, और अंतिम जो थे तीर्थंकर वहाँ महावीर थे। जैन धर्म में दोस्तों इनका क्रमिक विकास प्रक्रिया चलती आ रही है, इसलिए इसमें कोई जो है संस्थापक नहीं माना जाता है। यदि माना जाए तो यहाँ पर ऋषभ देव जो है ज़्यादा सटीक उत्तर होगा, क्योंकि इन्होंने ही नींव डाली थी। लेकिन यदि पूछा जाए कि संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर यह कहना उचित नहीं होगा। बुद्ध का पहला उपदेश कहलाता है। बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने दोस्तों सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसका अर्थ है धर्म के चक्र को चलाना। यह बौद्ध धर्म के प्रचार की शुरुआत थी। धर्म के चक्र को चलाना बौद्ध धर्म के शुरुआत की प्रचार करने की शुरुआत थी। तो धर्मचक्र प्रवर्तन दोस्तों जो है बुद्ध का पहला उपदेश माना जाता है, जो कि यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य।
चाणक्य दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक थे। अर्थशास्त्र के बारे में बात करें तो यह एक प्राचीनतम ग्रंथ है जो कि राजनीति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसे चाणक्य ने लिखा था दोस्तों, जो कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। यह ग्रंथ आज भी प्रशासन और अर्थनीति के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। मतलब आजकल के प्रशासन और राजनीति अर्थशास्त्र को चलाने के लिए ये ग्रंथ जो है अति आवश्यक है और इसको ही फॉलो किया जाता है। सांची का स्तूप किसके शासनकाल में बनवाया गया था? सम्राट अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने भारत के स्तूप का निर्माण करवाया था। जितने भी भारत में स्तूप हैं उनका निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप भी इन्होंने करवाया था। रायसेन जिले में स्थित है या मध्य प्रदेश में आता है, जिसमें बौद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई है? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि दोस्तों प्राचीन भारत का एक प्रमुख ज्ञान केंद्र था, जहां पर देश विदेश के विद्यार्थी जो है शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो इसको आपको याद रखना होगा। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में प्राचीनतम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। प्राचीन भारत में किस राजा को अमित्रघात या शत्रुओं का संहारक कहा जाता था? बिंदुसार को दोस्तों कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार, और उन्हें अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का संहारक कहा जाता है। उन्होंने दक्षिण भारत में कई राजाओं को मौर्य साम्राज्य में शामिल किया था। हालांकि वे दोस्तों कलिंग को भी नहीं जीत पाए थे, इसलिए इन्हें इतिहासकार अमित्र चटेश के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र चटेश के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार। अमित्रघात और शत्रुओं का संहारक कहा जाता है। मेगस्थनीज द्वारा भारत पर निम्नलिखित ग्रंथ का नाम क्या है? मेगस्थनीज ने दोस्तों इंडिका को लिखा था। मेगस्थनीज कौन था? तो यह एक यूनानी राजदूत था जो कि सेल्यूकस निकेटर द्वारा मौर्य दरबार में भेजा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दोस्तों यह भारत आया था और उसने अपने अनुभवों को इंडिका नामक ग्रंथ में लिखा है, जिसमें दोस्तों मौर्य साम्राज्य, समाज, संस्कृति और नगर व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो मेगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के वर्णन को इंडिका नामक पुस्तक में लिखा है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि किस विषय से संबंधित थे? तो पाणिनि के बारे में बात करें दोस्तों, व्याकरण, ग्रामर से रिलेटेड थे पाणिनि, जो कि संस्कृत भाषा के एक महान व्याकरणचार्य थे। उन्होंने दोस्तों अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की भी रचना करी थी और आज भी भाषा विज्ञान का आधार उनको माना जाता है। इसमें दोस्तों उन्होंने संस्कृत भाषा के 4000 से अधिक सूत्रों को भी व्यवस्थित किया है। तो पाणिनि को दोस्तों व्याकरण मतलब विषय से संबंधित थे, व्याकरण ग्रामर से संबंधित थे। भारत में लोहे का सबसे प्रारंभिक प्रमाण कहाँ मिला था? तो यह मिला था दोस्तों अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में लोहे का प्रमाण मिला था। यह उत्तर प्रदेश का एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से दोस्तों लौह युग के प्रारंभिक उपकरण जैसे कि कुल्हाड़ी, भाले, इन सब के अवशेष मिले हैं और यह स्थान दोस्तों लौह संस्कृति के विकास और कृषि का भी प्रगति का भी प्रमाण रहा है। अतरंजी खेड़ा यह उत्तर प्रदेश में आता है। यहाँ से ही भारत में लोहे का प्रारंभिक प्रमाण मिलता है। हर्ष के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? चीनी यात्री ह्वेनसांग था दोस्तों। बौद्ध यात्री था जो कि 7वीं शताब्दी में भारत पर आया था और हर्षवर्धन के दरबार में समय बिताया और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन भी किया था। और इसने अपनी पुस्तक CUK में उसने भारत की शिक्षा, धर्म, राजनीति और सामाजिक जीवन का भी विस्तृत वर्णन किया है। तो यदि ह्वेनसांग के बारे में पूछा भी जाए कि इसकी पुस्तक का क्या नाम है, तो CUK, जो कि चाइनी यात्री था और हर्षवर्धन के दरबार में भारत पर आया था। बिंबिसार के समय मगध राज्य की राजधानी क्या थी? बिंबिसार के समय में दोस्तों राजगृह जो है मगध साम्राज्य की राजधानी थी और हर्यक वंश के शक्तिशाली शासक थे दोस्तों बिंबिसार, और उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह को स्थापित किया था, जो कि वर्तमान में बिहार में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजगृह। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपका पूरा जनरल अवेयरनेस का टॉपिक कवर हो जाएगा। हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति किसका प्रतिनिधित्व करती है? त्रिमूर्ति के बारे में बात करें दोस्तों तो किसका प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों? तो त्रिमूर्ति के बारे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो कि शिव के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। ब्रह्मा मतलब सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारक। ये तीनों की पूजा दोस्तों जो है त्रिमूर्ति के नाम पर की जाती है, जो कि ब्रह्म के रूप में जानी जाती है, त्रिगुणात्मक ब्रह्म के रूप में जानी जाती है।
ये दोस्तों प्राचीनतम वेदों से प्रमाण जो मिले हैं उसके बारे में ये प्रश्न इंक्लूड है। संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? अभी कल की वीडियो में हमने देखा था दोस्तों, इंडियन लिटरेसी में संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। और ये दोस्तों गुप्त काल में महान कवि थे, नाटककार भी थे, और अभिज्ञान शकुंतलम इनका प्रसिद्ध नाटक भी था, जिसमें दोस्तों शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम जो है महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मौर्य सम्राट अशोक को देवानाम प्रिय कहा जाता था? किस मौर्य सम्राट को, सॉरी अशोक मैंने बोल दिया, तो अशोक को ही देवानाम प्रिय कहा जाता था। और इनको क्यों कहा जाता था दोस्तों? कलिंग के युद्ध के बाद दोस्तों बौद्ध धर्म को अपनाया था और अहिंसा व धर्म का प्रचार को अपना ध्येय बनाए थे। और इन्होंने अपने शिलालेखों में स्वयं को देवानाम प्रिय अर्थात देवों का प्रिय बताया था, और उन्होंने धर्म विजय के माध्यम से साम्राज्य को एकजुट भी किया। तो इसलिए उन्हें देवानाम प्रिय कहा जाता है, मतलब देवों का प्रिय। तो यहाँ पर सम्राट अशोक सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य काल में भूमि मापन की प्रणाली को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में भूमि किस प्रकार मापी जाती थी? तो कुल्यवाप व द्रोणवाप भूमि नापने का एक मापदंड था जो कि निर्धारण करता था भूमि के बंटवारे को। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुल्यवाप और द्रोणवाप। अब यहाँ से शुरू होता है दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकाल में जितने भी घटनाएं घटित हुई थी उसमें जितने भी प्रश्न बन सकते थे सीजीएल लेवल के मैंने प्रश्नों को इंक्लूड किया है, तो आरआरबी एनटीपीसी भी ऑलरेडी कवर हो जाएगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था दोस्तों। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की इसने स्थापना करी थी। और यह दोस्तों मोहम्मद गौरी का गुलाम था और सेना का भी प्रमुख हुआ करता था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था और सेना का प्रमुख था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दोस्तों उन्होंने दिल्ली में स्वतंत्र रूप से अपने सत्ता को स्थापित किया था और उसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। दानदाता मतलब सबसे ज़्यादा दान देने वाला व्यक्ति था, जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी समय में शुरू हुआ था, बाद में इसको पूरा करवाया गया था। इसके बाद जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि किसने धारण करी थी? जिल्ले इलाही तो है दोस्तों बलबन को जिल्ले इलाही का उपाधि मिला था। बलबन के बारे में बात करें दोस्तों तो 1266 से लेकर 1287 ईस्वी पर इसने अपने शासन को देवी अधिकारों पर आधारित बताया था और स्वयं को इसने जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा। और इसने ही दोस्तों अपने अधिकारों को सर्वोच्च साबित किया था और दरबार में कठोर भी अनुशासन लागू किया था। और इसने दोस्तों अपने दरबार में अपने शासनकाल में बहुत सारे रूल्स भी निकाले थे, जो कि आपने मुगल वंश के इतिहास में पढ़ा होगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू करी थी? मार्केट कंट्रोल सिस्टम किसने लॉन्च किया था दोस्तों? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लॉन्च किया गया था महंगाई पर नियंत्रण रखने के लिए, और बाजार नियंत्रण प्रणाली को उसने शुरू किया था। वस्तुओं के तय किए गए दुकानदारों पर निगरानी रखी गई थी, नाप तौल पर भी सख्ती से जांच करी जाती थी। तो इस प्रकार दोस्तों इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। यह दोस्तों दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद को स्थानांतरित कर दिया था। 1325 से 1351 ईस्वी तक व्यवहार में दोस्तों यह असफल शासक था। उसने 1327 ईस्वी में दिल्ली से राजधानी को दक्षिण के दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया था ताकि पूरे भारत पर नियंत्रण बना रहे। पहले सेंट्रल पर शासक था और साउथ इंडियन पर भी दोस्तों शासन बनाना चाहता था, इसलिए उसने यह डिसीजन लिया था कि दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी स्थापित कर दिया जाए। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आने वाला फारसी यात्री कौन था? इब्न बतूता। मोरक्को से आया हुआ दोस्तों इब्न बतूता था। मोरक्को यानी अफ्रीका का यात्री था। 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी नियुक्त हुआ। उसने भारत पर जो है बहुत सारा यात्रा वृतांत लिखा है, जिसे रहला कहा जाता है। इब्न बतूता की लिखी हुई पुस्तक का नाम है रहला, जो कि आपको याद रखना होगा। दिल्ली की पहला महिला शासक कौन थी? दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्ताना थी, जो कि दोस्तों एकमात्र मुस्लिम महिला शासक बनी थी। उसने ही पर्दा प्रथा का विरोध किया था और योग्यता पूर्वक शासन किया था, जो कि यहाँ पर इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। पर्दा प्रथा का इसने ही विरोध किया था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख फिरोज शाही किसने लिखा था?
जियाउद्दीन बर्नी ने दोस्तों लिखा था तारीख फिरोजशाही। और इसके बारे में बात करें तो दोस्तों तारीख फिरोजशाही नामक ग्रंथ में लिखा है, जिसमें प्रशासन, कर व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की झलक मिलती है। तो इसको आपको याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी 1336 ईस्वी में, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था? वाह, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेव राय यहाँ पर सबसे प्रतापी शासक था। यह दोस्तों बहुत महान योद्धा, कला प्रेमी और विद्वान भी था, और उसने अमुक्तमाल्याद नामक संस्कृत ग्रंथ भी लिखा था। अमुक्तमाल्याद ग्रंथ कृष्णदेव राय ने। तालीकोटा की लड़ाई 1565 किसके पतन का कारण बनी? तालीकोटा की लड़ाई के कारण ही दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है, तालीकोटा की लड़ाई पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी राज्यों के गठबंधन और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुई थी लड़ाई दोस्तों, और इस युद्ध में दोस्तों विजयनगर की हार हुई थी और राजधानी हम्पी जो है वह नष्ट हो गई, और यहीं से दोस्तों इस साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? ये तो सरल प्रश्न है। बाबर ने दोस्तों करी थी मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में, और यह पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दोस्तों भारत में यह प्रवेश करा था, और उसी समय इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। और तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय पानीपत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पहला पानीपत तो दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत का इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया, और दूसरा जो है अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था 1556 ईस्वी में, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। हेमू, अकबर और हेमचंद हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर की सेना ने बैरम खां के नेतृत्व में हेमू को हरा दिया था, जिसके कारण जो है मुगल साम्राज्य डगमगा चुका था, तो फिर से वापस स्थापना हो गई थी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अकबर एंड हेमू। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अकबर ने बनवाया था, कल ही देखा था हमने इंडियन लिटरेचर में। और दीन इलाही की शुरुआत करने वाला कौन था? अकबर ने ही दीन इलाही को आरंभ किया था। इसका उद्देश्य ये था कि सांप्रदायिक सौहार्द और राजाओं की सर्वोच्चता को स्थापित करना। तो विभिन्न धर्मों के अच्छाइयों को मिलाकर एक नया धर्म इन्होंने बनाया था, दीन ए इलाही, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए अकबर को महान माना जाता था। ये किसी एक पक्ष में नहीं था, ये दोनों पक्षों मतलब सब धर्मों को एक समान मानने वाला शासक था। मानस बदारी प्रथा किसने शुरू करी थी? मानस बदारी प्रथा दोस्तों अकबर ने ही शुरू करी थी। मुगल वंश में यदि हम बात करें दोस्तों, तो अकबर से रिलेटेड मतलब अकबर के शासन काल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो अकबर वाला टॉपिक आपको जरूर एक बार डिटेल से पढ़ना होगा। मनसबदारी प्रथा को इसने शुरू करी थी, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मुगल शासक धार्मिक कट्टरता के लिए माना जाता है, वह कौन सा शासक था? धार्मिक कट्टरता के लिए यहाँ पर औरंगजेब सबसे धार्मिक कट्टर व्यक्ति था। औरंगजेब को माना जाता है कि इन्होंने ही मंदिर तोड़े, जजिया कर को पुनः वापस कर लगाया था, और इसने दोस्तों संगीत पर भी पाबंदी लगाई थी। उसकी धार्मिक कट्टरता ने हिंदू मुस्लिम संबंधों को भी आपस में प्रभावित किया है। तो यहाँ पर जो है धार्मिक कट्टरता सबसे ज़्यादा औरंगजेब में देखी गई थी। वही यदि हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो अकबर दोस्तों सभी धर्मों को एक समान मानता था। औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा सिख गुरु को फांसी दी गई थी। वही औरंगजेब दोस्तों जिसके बारे में हमने अभी देखा है कि वह दोस्तों ज़्यादा धार्मिक कट्टरता वाला था, और इसने हिंदू तो क्या सिख के गुरु तेग बहादुर को भी इसने फांसी पर चढ़वाया था। वह कारण क्या था? औरंगजेब चाहता था कि गुरु तेग बहादुर जो है जबरन धर्म परिवर्तन करके वह अपने धर्म में आ जाए, मतलब इस्लाम धर्म को अपना ले, लेकिन सिख कहाँ मानने वाले, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, और उसी के कारण उसने दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी दी थी, और ये सिखों के संघर्ष की शुरुआत का प्रतीक बना था। वहीं से दोस्तों सिख जो है संघर्ष करना शुरू हो गए थे। तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा फांसी दी गई थी। ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। मयूर सिंहासन के बारे में बात करें तो इसमें अत्यंत कीमती रत्न जुड़े हुए थे, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता था। इसे दिल्ली के दरबार में रखा गया था, और बाद में नादिर शाह इसे लूटकर वापस ईरान ले गया। तो मयूर सिंहासन जो कि बेहद चर्चित था, और यहीं पर बैठ के दोस्तों राजशाही करी जाती थी। नादिर शाह ने इसे लूट कर वापस ईरान ले गया। तो यहाँ पर मयूर सिंहासन जो है शाहजहां ने बनवाया था। शालीमार बाग किस स्थान पर स्थित है? शालीमार जो है कश्मीर पर स्थित है। कश्मीर शालीमार बाग जो है मुगल उद्यान शैली का एक सुंदर उदाहरण है। मतलब मुगल शासकों ने शालीमार को ऐसे बनाया था जिससे पता चलता है कि मुगल साम्राज्य का वहाँ पर बेहद कारनामा था।
इसे दोस्तों जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए कश्मीर में बनवाया था। जहांगीर ने अपनी पत्नी के लिए यह शालीमार बाग बनवाया था, जो कि अत्यंत खूबसूरत है दोस्तों। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब दी गई थी? 1674 ईस्वी में रायगढ़ किले में शिवाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ था। उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई थी। उन्होंने हिंदवी स्वराज की भी स्थापना करी थी। तो 1674 में शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई थी, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो ब्रह्म समाज की स्थापना यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको हमने इंक्लूड किया है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी 1828 ईस्वी में। और यह क्यों किया गया था? समाज सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपति प्रथा जैसी कुरीतियों का उन्मूलन करना। और उन्होंने इस प्रथा को जो है स्टार्ट किया था राजा राम मोहन राय, सती प्रथा को रोकने के लिए। सती प्रथा के बारे में थोड़ा और डिटेल जानना है तो आप दोस्तों इसको गूगल करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है सती प्रथा। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ की छावनी से दोस्तों हुई थी, ये तो पता होगा आपको। और क्यों हुई थी? चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटने से मना करने पर मंगल पांडे ने इसका विद्रोह किया था। और इसका विद्रोह जो है पूरे देश में देखते देखते दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध आदि के क्षेत्रों में ये फैल गया। तो 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरठ छावनी से यह स्टार्ट हुआ था। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर का नेतृत्व करने के लिए नाना साहेब थे दोस्तों। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, जिन्हें अंग्रेजों ने उत्तराधिकार से वंचित कर दिया था। उन्हें कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजों का कड़ा विरोध भी किया था और उनके सहयोगी जो थे दोस्तों तात्या टोपे थे। तो कानपुर का जो है विद्रोह दोस्तों नाना साहेब ने सहयोग किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और स्थापना किसने करी थी दोस्तों? A.O. ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी थे, ICS अधिकारी थे। A.O. ह्यूम 1885 ईस्वी में इन्होंने करी थी। इसके पहले यदि बात करें दोस्तों, इसके पहले अध्यक्ष दोस्तों W.C. बनर्जी थे। और 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ये इंपॉर्टेंट है। और लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों बंगाल का विभाजन किया था, जिसने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था। उसके विरुद्ध दोस्तों पूरे देश में आंदोलन शुरू हुआ और अंततः अंग्रेजों को 1911 में यह विभाजन को रद्द करना पड़ा। बंगाल विभाजन पहले अंग्रेजों ने किया था कि यदि अपने देश की प्रजा जो है, देश के योग जो है अलग अलग बढ़ जाएंगे तो और कमजोर हो जाएगा, जिससे हमारा शासन बहुत मजबूत हो जाएगा। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद में चुने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1892 ईस्वी में दोस्तों ब्रिटिश संसद के लिबरल पार्टी में चुना गया था। उन्होंने ड्रेन थ्योरी लिखी थी, जिसमें से बताया है कि कैसे ब्रिटिश भारत से धन की निकासी कर रहे थे। उन्होंने ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को भी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी ड्रेन थ्योरी, जिसमें यह बताया गया है कि ब्रिटिश जो है भारत से किस प्रकार से धन लूट कर वापस ले जाते थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तहत उन्होंने यह नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको हम लेकर रहेंगे। यह नारा दोस्तों युवाओं को देशभक्ति जगाने के लिए यह नारा दिया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें दोस्तों कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का मतलब क्या था? 1927 में जो है स्थापित साइमन कमीशन पूरी तरह से दोस्तों जो है अंग्रेजों का आयोग था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, जिसमें दोस्तों भारतीय जनताओं का दोस्तों भारी असंतोष हुआ और इसका विरोध भी हुआ। लाला लाजपत राय ने इसी लाठीचार्ज में उनके प्राण गंवाए थे। तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी यहीं पर लगाए गए थे। तो यहाँ पर कोई भारतीय ना होने के कारण दोस्तों इसका बहिष्कार शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसमें दोस्तों सरकारी नौकरियां, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। यह आंदोलन चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद आंदोलनों की सफलता के बाद शुरू हुआ था। मेन मकसद इसमें किया था दोस्तों कि नौकरियां, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। मतलब ये इन सब का कंट्रोल तो अंग्रेजों के पास था, इसलिए उनका बहिष्कार करने के लिए सहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 में दोस्तों यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर ने जो है गोली चलवाने का आदेश दे दिया था, जिसमें सैकड़ों लोग भी मारे गए थे।
यह घटना दोस्तों रोलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्वक सभा के दौरान हुई थी। रोलेट एक्ट का विद्रोह करते हुए दोस्तों जलियांवाला बाग में जो है शांतिपूर्वक सभा आंदोलन कर रहे थे अपने इंडियंस, तो उन्हीं को मारने के लिए दोस्तों जनरल डायर ने जो है परमिशन दे दी थी, जिसमें दोस्तों बेहद क्रूरता के साथ उसको मतलब इंडियंस को मारा गया था। तो 1919 में यह घटना हुई थी। 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू थे, कांग्रेस का अध्यक्ष उन्होंने बनाया गया था और पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दांडी यात्रा किससे संबंधित थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए दोस्तों दांडी यात्रा थी, जिसे महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत करी थी और नमक कानून को तोड़ा था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नमक पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था दोस्तों, इसलिए उसका उल्लंघन करने के लिए, टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स ना लगाने के लिए गरीबों पर दोस्तों इनके उस नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की शुरुआत करी थी। करो या मरो का नारा किस असहयोग आंदोलन किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन पर करो या मरो का नारा दिया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी। इसी मैदान में दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतिम आंदोलन बन गया था। उसमें उन्होंने बोल दिया था या तो करो या तो मरो। भारत छोड़ो का नारा उन्होंने करो या मरो का नारा इंडियंस के लिए दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस से अलग होने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। उनका लक्ष्य यह था कि अंग्रेजों को सशस्त्र संघर्ष द्वारा बाहर निकालना और समाजवाद की स्थापना करना। अंग्रेजों को भगाने के लिए जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम ने समाप्त किया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधिनियम को समाप्त किया था, जो कि यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो कि यहां पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक बंदियों की रिहाई और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर प्रतिबंध हटाने की बात मानी थी, जबकि गांधी जी ने आंदोलन स्थगित करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने का वादा किया था, और यही समझौता हुआ था इसमें गांधी इरविन के बीच में 1931 ईस्वी में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यह दोस्तों आपने पढ़ा होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों भगत सिंह ने दिया था और संसद में बम फेंकते समय लगाया था। यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों संसद भवन में बम फेंकते समय भगत सिंह ने लगाया था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। 1948 में दोस्तों 1947 में भारत जो है आज़ाद हो गया था अंग्रेजों से, और 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जो है सी राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और वे इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले और अंतिम भारतीय थे। मतलब पहले लॉर्ड चलता था 1947 तक, फिर 1948 में माउंटबेटन ने सी राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर बना दिया था, जो कि पहले और अंतिम थे। इसके बाद फिर ये प्रथा बंद हो गई थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया था और स्वतंत्रता देने की प्रक्रिया तय करने के लिए भारत भेजा गया था। 1946 में ही पता चल गया था कि भारत जो है अब स्वतंत्र हो चुका है, और इसकी प्रक्रिया को बताने के लिए भारत में भेजा गया था। संविधान सभा का गठन करना और सत्ता के हस्तांतरण को करने के लिए जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। अभी हमने देखा इनके बारे में, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 70 से ज़्यादा प्रश्न हमने इंक्लूड किया था, जो कि सीजीएल लेवल के प्रश्न थे, और ये पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो जो है एक नए टॉपिक पर लेके आएंगे, जिसको हमने शेड्यूल कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।